प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है चालक पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर विद्युत बल और दाब। यानी हम किसी आवेशित चालक पृष्ठ की बात कर रहे हैं जिसके एकांक क्षेत्रफल पर हम विद्युत बल की गणना करेंगे, और क्योंकि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं तो दाब के लिए भी हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि जैसे ये हमारे पास में कोई पृष्ठ है, कैसा भी हो सकता है। इस पृष्ठ पर मान लें धनावेश एक समान रूप से वितरित है। प्लस आवेश जिसका वितरण एक समान है, और यहाँ हम माने कि इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व ये सिग्मा है, यानी एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। अब यहाँ पे हमें कंसेप्ट ये देखना है कि विद्युत बल यहाँ कैसे आरोपित होगा, दाब कैसे आरोपित होगा। तो ध्यान रहे कि प्रत्येक धनावेश आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो यहाँ कोई छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश लिया जाए, ये मान लो छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश, और इस क्षेत्रफल अल्पांश को मैं कह देता हूँ dA। तो इस dA क्षेत्रफल अल्पांश का जो आवेश है मान लेते हैं dQ है। इस dQ अल्पांश आवेश पर जो बाकी बचा आवेश है, ये शेष आवेश, वो बल आरोपित करेगा। तो हम विद्युत बल की कैलकुलेशन कर पाएंगे, और फिर इस एकांक क्षेत्रफल पर यानी बल बटा क्षेत्रफल को हम दाब कह देंगे। तो हम यहाँ पे इस पूरे पृष्ठ को दो पृष्ठों से मिलकर के बना मान लें, यानी दो अलग अलग भाग। एक तो भाग AB और दूसरा हो गया ACB, यानी दो भाग बना लिए हमने। एक भाग है AB और दूसरा भाग हो गया ACB। भाग AB का हमने क्षेत्रफल अल्पांश ले रखा है और मान लिया है कि इस पर जो आवेश है वो dQ है। अब हम इस पृष्ठ के दो तरफ, यानी एक बाहर की तरफ नजदीक और एक अंदर की तरफ, दो पॉइंट्स ले लेते हैं। मान लो कि ये पॉइंट P है और ये Q है। अगर हम बिंदु P की बात करें, बिंदु P पर हम ये माने कि भाग AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और भाग ACB के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। E1 जो होगा, हम उस E1 को एक तरह से यानी दिशा के रूप में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये भाग AB है। यहाँ एकांक धनावेश की कल्पना करें तो एकांक धनावेश पर बल जो लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा, यानी दूर की तरफ। तो E1 की जो दिशा है वो एक तरह से हमें मिल गई बाहर की तरफ। सेम ऐसे जो शेष भाग ACB हैं, इस शेष भाग ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी इसी दिशा में होगी, क्योंकि हम जैसे गोले के लिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो केंद्र से दूर त्रिज्या के अनुदिश मानते हैं। तो उस केस में यहाँ कोई भी कहीं पर भी अल्पांश लोगे, प्रत्येक अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्या के अनुदिश होगी, यानी त्रिज्य सदिश के रूप में होगी। तो यहाँ भाग AB के कारण और भाग ACB के कारण दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं यानी E1 और E2 समान दिशा में होगी। तो E1 और E2, यानी E1 को तो हम कह देते हैं जैसे बाहर की तरफ
सेम ऐसे E2 भी बाहर की तरफ। तो उस केस में EP बराबर हम लिख सकते हैं E1 प्लस E2। दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए हम इनका योग कर लेंगे, डायरेक्ट योग E1 प्लस E2। जबकि हमें ये पता है कि किसी भी चालक पृष्ठ के आसपास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम गाउस के प्रमेय से निकालते हैं, तो वो हमें मिलती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट जो है यानी Q बिंदु जो गोले के अंदर स्थित है, बिंदु Q के लिए हम क्या लिख सकते हैं? Q पर जो भाग AB है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता AB से दूर की तरफ, यानी AB भाग को हमने इधर लिया है तो नीचे की तरफ हो गई, तो भाग AB के कारण E1 नीचे की तरफ, और दूसरा भाग हम लें ACB, तो भाग ACB जो हैं ये तो यहां पर रखे एकांक धनावेश को बाहर की तरफ ही प्रतिकर्षित करेगा, इसका मतलब E2 इधर आ गया, तो E2 को हम ऊपर की तरफ कह सकते हैं चित्र के अनुसार। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु Q पर E1 और E2 विपरीत दिशा में है, यानी बाहर स्थित बिंदु पर तो E1 और E2 की दिशा सेम है, लेकिन अंदर स्थित बिंदु पर E1 और E2 परस्पर विपरीत दिशा में है। तो उस केस में हम यहाँ पे Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विपरीत दिशा में होने के कारण लिख सकते हैं E1 माइनस E2। जबकि हमें ये पता है कि किसी चालक पृष्ठ या चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, तो E1 माइनस E2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा E1 इक्वल टू E2। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे एक छोटे से अल्पांश के कारण देखें और या फिर शेष पूरे भाग के कारण, बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं बराबर होती है। और इसी से हम ये कह सकते हैं बाई इक्वेशन 1 जो हमने पहली समीकरण लिखी है, P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 प्लस E2 इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे E1 और E2 को इक्वल कर दोगे तो ये मिल जाएगा 2E1 बराबर 2E2 बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर E1 बराबर E2 बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी पतले पृष्ठ के कारण, जैसे हमने परत का डेरिवेशन किया था अपरिमित अचालक परत, उसके कारण फॉर्मूला यही मिलता है हमें सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन किसी भी चालक पृष्ठ के बाहर पट्टिका में जो फॉर्मूला मिलता है वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो जो हमने यहाँ पे लिया है। और इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जैसे गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R² लिखते हैं, इसमें अगर Q को हम पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में हटा दें तो हमें ये मिलेगा कि सिग्मा इंटू 4πr² कैंसिल, यानी 4πk सिग्मा और 4πk को हम कहते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जो है कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये पट्टिका के लिए हमने जो डेरिवेशन किया था उसी से हमें मिल जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि हमने जो दो अलग अलग पृष्ठ माने हैं उन यानी AB और ACB दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं परिमाण में समान होती हैं। तो P पॉइंट पर हम जो हैं ये देख सकते हैं कि E1 प्लस E2 है, तो ये हो जाएगा 2E1 इक्वल टू 2E2 इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या E1 और E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गए। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मिल गई, चाहे वो AB के कारण देखें या ACB के कारण। अब हम यहाँ पे इस छोटे से क्षेत्रफल अल्पांश जिसका हमने आवेश मान रखा है dq, इस पर
शेष भाग ACB के कारण विद्युत बल की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ विद्युत बल क्या होगा वो देखें, यानी भाग AB पर शेष भाग ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल। भाग AB पर शेष भाग ACB के कारण लगने वाला विद्युत बल, इसको हम क्योंकि अल्पांश लिया था इसलिए हम DFE से लिख सकते हैं, DFE। और FE का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, यानी एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो फिर हमारे पास जो आवेश हैं वो हैं DQ, इस DQ आवेश पर लगने वाला बल DQ इंटू E, और यहाँ पे E हम कौन सा लेंगे, E2, यानी भाग ACB के कारण, क्योंकि भाग ACB जो है वो भाग AB पर बल आरोपित कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं DQ इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हमने पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा माना था, यानी एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा सिग्मा है। तो जो हमारा अल्पांश है जिसका क्षेत्रफल DA है, इस पर आवेश की मात्रा क्या होगी, सिग्मा इंटू DA। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू DA इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DA। ये एक तरह से इस छोटे से अल्पांश क्षेत्रफल, यानी जिसको हमने AB भाग माना है और जिसका क्षेत्रफल जो है वो है DA के रूप में, तो इस पर लगने वाला जो बल है वो हमें मिल गया सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DA। अब अगर मान लो पूरे पृष्ठ पर निकालना हो तो कुल बल के लिए हम इसका समाकलन कर सकते हैं, FE इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DA। ये कुल बल के रूप में आ जाएगा। और अब हम देखते हैं दाब का फॉर्मूला। दाब जो होता है वो होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो इसका मतलब यहाँ पे हम एक तरह से सामान्य दाब की बजाय इसको बोलेंगे विद्युत दाब। विद्युत दाब PE इक्वल टू फॉर्मूला होना चाहिए हमारा DFE बाई DA, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला विद्युत बल। यहां से हम लिख सकते हैं PE बराबर, अगर इस DA को यहां भाग में ले लें तो ये बनेगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। PE इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट विद्युत दाब कहलाएगा। इसको हम और जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई इसलिए, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो उस केस में सिग्मा हुआ E इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये E इंटू एप्सिलॉन नॉट अगर रखें तो विद्युत दाब का फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होने के बाद में ये बचेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, मतलब जैसे हमने माध्यम जो है निर्वात लिया है, माध्यम सेम है, तो उस केस में विद्युत दाब जो है वो E स्क्वायर के समानुपाती हुआ है एक तरह से, या यहाँ से अगर देखोगे तो सिग्मा स्क्वायर के समानुपाती। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे आवेश घनत्व ज़्यादा होगा, आवेश बहुत नज़दीक होंगे, वहाँ पे विद्युत दाब का मान ज़्यादा होगा, यानी आवेश आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बल से प्रतिकर्षित करेंगे। तो विद्युत दाब, वैसे दाब जो है कोई सदिश राशि नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आवेश जो है वो आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं,
तो इस विद्युत दाब के कारण किसी भी चालक का आकार बढ़ सकता है। और आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक में कैलकुलेशन करने वाले हैं वो यही है कि अगर मान लो इस को अतिरिक्त आवेश दिया जाए तो विद्युत आवेश बढ़ेगा, या फिर इसके आकार को छोटा किया जाए तो विद्युत दाब बढ़ेगा। तो उस केस में जो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य होता है वो इस चालक की ऊर्जा के रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो स्थितिज ऊर्जा को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हम इस टाइप से समझें, चालक के एकांक आयतन की ऊर्जा। एकांक आयतन की ऊर्जा, जैसे मान लो कि हमारे पास में ये कोई चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और इस पर हमने धनावेश दे रखा है। पृष्ठ आवेश घनत्व तो मान लें कि सिग्मा है। तो उस केस में इस पर विद्युत बल आरोपित होगा, यानी आवेश जो है परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मान लें कि हमने इसकी त्रिज्या को कुछ घटा दिया, जैसे ये डेल्टा R है तो एक तरह से ये हो गया R माइनस डेल्टा R। जब हम आकार को घटाएंगे तो आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बढ़ेगा और उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य ही चालक के आयतन में ऊर्जा के रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो हम यहाँ पे एकांक आयतन की ऊर्जा कैलकुलेट कर रहे हैं। अब कार्य जो हैं उसको हम लिख सकते हैं बल इंटू विस्थापन के रूप में, और बल को लिख सकते हैं दाब इंटू क्षेत्रफल के रूप में। दाब इंटू क्षेत्रफल। दाब जो है यानी विद्युत दाब सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A यानी 4 पाई R स्क्वायर डेल्टा R। ये जो कंप्लीट हैं ये बनता है आयतन क्षेत्रफल इंटू मोटाई या त्रिज्या में परिवर्तन। तो इसको अगर मैं आयतन में परिवर्तन लिख सकता हूं तो ये हो गया डेल्टा W बराबर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डेल्टा V। तो ये तो टोटल ऊर्जा आ जाएगी। एकांक आयतन की ऊर्जा अगर देखनी है तो एकांक आयतन की ऊर्जा डेल्टा W बाई डेल्टा V ये हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को हम हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के रूप में भी लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एकांक आयतन की जो ऊर्जा है ये एक तरह से विद्युत दाब के बराबर होती है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत सीधी सी अवधारणा है कि हम इसके आकार को अगर घटाते हैं तो उस केस में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य होता है और वही कार्य चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे।